आज का हमारा फोकस है हेंटावायरस। आइए इस माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर के पूरे प्लेबुक को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर हमारे शरीर में घुसकर काम कैसे करता है। सोचिए, एक छोटे से मासूम से दिखने वाले डेयर माउस से निकला एक अनदेखा कण हमारे इतने एडवांस्ड इम्यून सिस्टम को इतना बड़ा धोखा कैसे दे देता है। ऐसा धोखा कि हमारा शरीर खुद अपनी ही ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं पर हमला करने लगता है। इसे किसी आम संक्रमण की तरह मत सोचिए। ये वायरस डायरेक्ट तबाही नहीं मचाता, बल्कि ये एक बेहद शातिर बायोलॉजिकल हाइस्ट, एक जैविक चोरी को अंजाम देता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन कहानी शुरू कहाँ से होती है? 2026 में जब MV हॉन्डियस नाम के एक क्रूज शिप पर एंडीज वायरस का आउटब्रेक हुआ तो पूरे ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में हल्ला मच गया। चिंता ये थी कि क्या हवा और चूहों से फैलने वाला ये वायरस म्यूटेट होकर एक ऐसी महामारी बन सकता है जो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैले। और ये डर बेवजह नहीं है। 2018 में अर्जेंटीना की एक घटना सुनिए। वहां एक पार्टी में सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति था। उस एक अकेले इंसान से ये बीमारी सीधे दूसरे इंसानों में फैली। रिजल्ट 34 कंफर्म्ड केसेस और 11 मौत्स। ये साफ दिखाता है कि अगर वायरस ने इंसान से इंसान में फैलने का रास्ता पकड़ लिया तो हालात कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। आमतौर पर हैंटावायरस रोडेंट्स तक ही सीमित रहता है, लेकिन एंडेज वायरस जैसा स्ट्रेन एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है जिसने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन दिखाया है। इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, प्रकृति और हमारे बीच की ये बायोलॉजिकल दीवार बहुत ही पतली है। क्या आने वाले वक्त में ये माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर अपना रूप बदलकर हमारे लिए एक नया ग्लोबल पैंडेमिक खड़ा कर देगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है। हैंटावायरस एक जूनोटिक बीमारी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जानवरों से इंसानों में आती है। पर यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये वायरस चुपचाप चूहों और बाकी रोडेंट्स के अंदर पनपता रहता है और उन्हें बिल्कुल बीमार नहीं करता। जी हाँ, उनके अंदर ये बिना किसी लक्षण के आराम से जिंदा रहता है। अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका सबसे बड़ा ठिकाना है ये डियर माउस। ये सिन नोम्ब्रे वायरस का प्राइमरी होस्ट है। इसे पहचाने कैसे? ऊपर से भूरा और पेट और पूंछ के नीचे बिल्कुल सफेद। एक अध्ययन बताता है कि वहां लगभग 10% डियर माइस इस वायरस से संक्रमित हैं। ये आपस में काटने खरोचने से इसे फैलाते हैं और इंसानों के लिए खतरा तब बढ़ता है जब संक्रमण के 3 से 8 हफ्ते बाद ये चूहे अपने लार, यूरिन और मल के जरिए इस वायरस को बाहर निकालने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये इंसानों तक जंप कैसे मारता है? तो इमेजिन कीजिए, किसी खेत या रूरल एरिया में सफाई चल रही है। जैसे ही वहां चूहों का सूखा हुआ मल या मूत्रा छेड़ा जाता है ना, उसमें मौजूद वायरल पार्टिकल्स हवा में उड़ने लगते हैं। इस प्रोसेस को एरोसोलाइजेशन कहते हैं। फिर जब हम उस हवा में सांस लेते हैं तो ये सीधा हमारे फेफड़ों में लैंड कर जाता है। चलिए इस आक्रमण को थोड़ा और करीब से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं। ये लगभग 80 से 160 नैनोमीटर का एक गोल पार्टिकल होता है। इसके चारों तरफ होस्ट से ही चुराई हुई एक लिपिड बाइलेयर होती है जिस पर GN और GC ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स या कांटे लगे होते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है यहाँ। इस लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से ये वायरस होस्ट के बाहर बेहद कमजोर होता है। यानी हमारा आम घरेलू ब्लीच या साबुन इसका आसानी से काम तमाम कर सकता है। पर अगर ये एक बार अंदर घुस गया तो इस लिपिड एनवेलप के अंदर इसका असली हथियार छुपा होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल 3 हिस्सों में बटा होता है। L सेगमेंट जो RNA पॉलीमरेज बनाता है, M सेगमेंट जो उन ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स को बनाता है और S सेगमेंट जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन इनकोड करता है। ये एसेंशियली एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है और ये लिटरली हमारे सेल्स को हाईजैक करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सांस के जरिए अंदर आने के बाद ये सीधा हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर की परत, जिसे एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, उसको निशाना बनाता है। वायरस के वो GN और GC स्पाइक्स हमारे सेल्स के सरफेस पर मौजूद बीटा-3 इंटीग्रिन्स नाम के रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाते हैं और एक बार ये जुड़ गए तो हमारा सेल धोखे में आकर इस इन्वेडर को खुद ही अपने अंदर खींच लेता है। बायोलॉजी की भाषा में इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सेल के अंदर घुसते ही असली हाइस्ट शुरू होती है। जैसे ही आसपास का माहौल थोड़ा एसिडिक होता है, वायरस का एनवेलप खुल जाता है और यहाँ ये एक बेहद चालाक ट्रिक यूज करता है जिसे कहते हैं कैप स्नैचिंग।
यानी ये हमारे होस्ट mRNA से जरूरी हिस्सा चुरा लेता है ताकि हमारा सेल इसे अपना समझकर नए वायरल प्रोटीन्स बनाने लगे और इम्यून सिस्टम को कुछ पता ही ना चले। फिर ये नए वायरसेस गोल्जी अपैरेटस में पैक होते हैं और सेल से बाहर निकाल आते हैं। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। ये वायरस जिन एंडोथेलियल सेल्स को इतनी बुरी तरह इन्फेक्ट करता है ना, उन्हें ये मारता नहीं है। जी हाँ, सेल्स अपनी जगह पर जिंदा और सही सलामत रहते हैं। तो फिर आखिर इतना नुकसान होता कैसे है? ये जानना सच में चिंताजनक है। असली तबाही लाती है हमारी खुद की इम्यूनिटी। जब हमारे इम्यून सिस्टम को आखिरकार इस घुसपैठ का पता चलता है तो वो बिल्कुल ओवर रिएक्ट कर देता है, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। CD8+ T सेल्स और मैक्रोफेजेस एक साथ भारी मात्रा में TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं। इस भारी जवाबी हमले से ब्लड वेसल्स के सेल्स के बीच दरारें पड़ने लगती हैं और अंदर का फ्लूइड रिसने लगता है। और हाँ, हमारे प्लेटलेट्स भी ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल से निकलकर देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में मरीजों पर इसका असर कैसा होता है। हैंटावायरस को हम मुख्य रूप से 2 भौगोलिक हिस्सों में बांटते हैं, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन्स। दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन दोनों के निशाने और दुष्प्रभाव बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। जो न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन्स हैं, जो ज़्यादातर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलते हैं, वो हैंटावायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम यानी HCPS पैदा करते हैं। शुरू में लगता है जैसे नॉर्मल फ्लू हो, पर अचानक कैपिलरी लीकेज की वजह से ब्लड वेसल से फ्लूइड निकलकर सीधा फेफड़ों में भरने लगता है। इस पल्मोनरी एडिमा की वजह से मरीज सांस नहीं ले पाता और कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाता है। आंकड़े देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना भयानक है। CDC के मुताबिक HCPS का मोर्टालिटी रेट लगभग 38% है। सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि संक्रमित लोगों में से 1/3 से ज्यादा लोग बच नहीं पाते। फेफड़ों में अचानक पानी भर जाना सच में कितना जानलेवा हो सकता है, यह उसका एक डरावना उदाहरण है। दूसरी तरफ हैं ओल्ड वर्ल्ड स्ट्रेन्स, जो मोस्टली यूरोप और एशिया में मिलेंगे। ये हेमोरैजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी HFRS करते हैं। जहां HCPS फेफड़ों पर अटैक करता है, वहीं HFRS का मेन टारगेट हमारा वैस्कुलर सिस्टम और हमारी किडनीज यानी गुर्दे होते हैं। यहां भी ब्लड वेसल्स लीक होती हैं, पर सीधा असर किडनीज के फंक्शन पर पड़ता है। HFRS बीमारी जिस तरह से आगे बढ़ती है, उसकी टाइमलाइन बड़ी ही ड्रेनिंग होती है। शुरुआती दिनों में तेज बुखार, फिर ब्लड प्रेशर अचानक से गिरने लगता है, जिसे हाइपोटेंसिव फेज कहते हैं। उसके बाद हफ्तों तक चलने वाली ओलिगोरिक फेज आती है, जहां एक्यूट किडनी इंजरी होती है और पेशाब बनना लगभग रुक जाता है। अगर मरीज इन सबसे निकल जाए तो आती है डायरेटिक फेज, और पूरी तरह ठीक होने में तो कई महीने लग जाते हैं। हालांकि HFRS के कुछ मामले हल्के भी हो सकते हैं, पर इसके सबसे गंभीर फॉर्म के स्टैटिस्टिक्स और भी डरा देने वाले हैं। आंकड़ों की माने तो सबसे सीवियर HFRS में मृत्यु दर 50% तक जा सकती है, आधी का चांस। ये फिगर साफ बताता है कि इस संक्रमण को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है पता है? इन वायरसेस के खिलाफ हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं है। मेडिकल टीम्स को पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी PCR टेस्ट से जल्दी बीमारी पकड़ना, सांस उखड़ने पर मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए वाजोप्रेसर्स देना, किडनी फेल होने पर डायलिसिस करना और बेहद क्रिटिकल हालात में मरीज की जान बचाने के लिए ECMO जैसी एडवांस लाइफ सपोर्ट मशीन का इस्तेमाल करना।